हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा पर। और दोस्तों, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है कोलिजन। और लास्ट वीडियोज में हमने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया था वन डायमेंशन में। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोलिजन इन टू डायमेंशन। लेकिन कोलिजन इन टू डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात वेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत ही बेसिक है। हमने कंपोनेंट तोड़ने सीखने हैं पहले, क्योंकि कोलिजन में इसका यूज होगा। तो दोस्तों सपोज करो, जैसा आपने +1 +2 में वेक्टर पढ़े होंगे, तो उससे एक थोड़ी सी नॉलेज की बात पहले पढ़ लेते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है। अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक नॉलेज वाली बात है, इसे ध्यान से सुनेंगे। सपोज करो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। और मैंने कोई वेक्टर ले लिया, सपोज करो ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो मुझे इसके कंपोनेंट लिखने हैं एक। तो कंपोनेंट कैसे डालते हैं? कंपोनेंट का मतलब होता है इसका प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यहां तक आएगा, यानी कि इसका इतना पार्ट यहां पे आएगा, और वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कहां तक आएगा, यहां तक। तो इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट। और इसके कंपोनेंट को ax और y के कंपोनेंट को ay। अब मुझे ax और ay की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपने पता है, तो अगर मुझे ax निकालना हो तो ये a है, इसका मैग्नीट्यूड a है, और इसका मैग्नीट्यूड ay है। अगर ये a है तो ये भी ay है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ax तो बाद में लिखेंगे। सबसे पहला आप क्या लिखिए, दिस अपॉन दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मुझे एक तो ये पता है या एक ये पता है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि कारण। ये क्या है, लंब, और ये कारण। तो लंब और कारण को किस में तोड़ सकते हैं, साइन थीटा। लंब बटे कारण, लंब कितना, ए वाई, और कारण कितना, बताओ, ए। तो ए वाई जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ए साइन थीटा। हमें यहां से क्या पता लगा कि जो ये ए वाई है, जिसका प्रोजेक्शन ए वाई है, वो वास्तव में मैग्नीट्यूड के किसके इक्वल है, ए कोस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। मुझे पता लग गया यहां से। इसी तरीके से मैं ax क्या है, बेस, और a क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या लिख सकता हूं दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन a। तो ax कितना मिला, a cos थीटा। तो जब भी हमें अगर कोई वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी किसी एक्सिस से एंगल बनाती है, तो उस क्वांटिटी को हम हमेशा एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग, एक कंपोनेंट वाई के अलोंग, और तीसरा कंपोनेंट हम जेड के अलोंग भी लिख सकते हैं। पर मैंने एग्जांपल से सिर्फ आपको समझाना था। तो हमेशा याद रखेंगे ये एक्स, देखो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ए एक्स है, इसे पढ़ते भी ऐसे ही है दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। और कंपोनेंट, एक बात हमेशा याद रख लेंगे, बहुत से लोग इसे तोड़ना नहीं समझते, कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखें, आप एक बार गांठ मार लें जीवन में, कि जिस भी एक्सिस से ये एंगल थीटा बनेगा, ये बात हमेशा याद रखें। क्या बोल रहा हूं, इसे रट लें मंत्र की तरह, कि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट हमेशा कोस का होगा। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बन रहा है, थीटा किस एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कोस होगा। जैसे एक्स का कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन का होगा। बाय चांस कोई बोल दे कि मैं ये एंगल इधर से बनाऊंगा, भाई कोई जरूरी थोड़ा ही हमेशा एक्स से बनाए। कोई बोल दे कि थीटा यहां से बनेगा, तो अब वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्योंकि ये x है तो ये भी x, तो इसके लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। ये बेस हो जाएगा, गलत बोल रहा है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो याद रखेंगे, जब भी हमेशा जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हमेशा कोस का होगा। ये बात रट लें, आप दिमाग में बैठा लें। क्या होगा, एक बार फिर बोलता हूं, जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा वो कंपोनेंट हमेशा कोस का होगा। जैसे यहां पर आ गया, तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्टर, जो ये चीज है, ये जो एक्सरसाइज मैंने की है, इस एक्सरसाइज को हम आर्टिकल में यूज करेंगे दोस्तों।
अपना जो डेरिवेशन होगा 2t का वो देखते हैं। तो अब जो पढ़ते हैं वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप इलास्टिक, आज का जो टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। अब हमें 2 डायमेंशन यानी कि अब तक जो पढ़ रहे थे हम कोलिजन वो केवल एक डायमेंशन में था, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, या अकेले वाई एक्सिस पे ऐसे भी जा सकते हैं। तो लेकिन अब हमारे पास 2 डायमेंशन होंगे, यानी कि 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज करो एक बॉडी है, मैं यहाँ पे पहले एक फिगर बनाऊंगा, इजीली समझ में आएगा। सपोज करो ये एक बॉडी है, इसका मास m2 है और ये किसमें है, रेस्ट में, यानी कि इसकी वेलोसिटी u2 कितनी 0 है। फिर मैंने यहाँ एक और सिचुएशन कंसीडर कर ली, ये मास m1 की कोई बॉडी है और ये u1 वेग से इसकी तरफ आ रही है। ये स्थिति है कोलिजन के बाद, सॉरी कोलिजन से पहले। अब ये बॉडी क्या होगा, इससे टकरा गई, मास m1 की बॉडी क्या हुई, इस चीज से टकराई। किससे टकराई, मास m2 की बॉडी से। जब ये बॉडी इससे टकराएगी तो क्या होगा, सपोज करो ये आ रही, दूर से बनाता हूँ, ये इससे आके टकराएगी। टकराने के बाद मैंने इसे बना लिया, ये हमारा जो है इधर वाई एक्सिस है, तो ये इधर क्या होगा दोस्तों, निगेटिव वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो अब एक्स और वाई एक्सिस बन गए। जैसे ही ये टकराई, टकराने के बाद ये बॉडी सपोज करो इस डायरेक्शन में चली गई और ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलेगी टकराने के बाद। तो ये जो मास m2 की बॉडी है ये इधर चला गया किसी वेग v2 से, और ऐसे ये मास m1 की बॉडी है, ये मास m1 की बॉडी इधर मूव कर गई किसी वेग v1 से। इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, ये मास है। और सपोज करो ये जो एक्सिस है इससे इन्होंने कुछ एंगल बनाया, समझ में आ रही बात। ये एंगल सपोज करो थीटा है और ये एंगल क्या है, फाई। एक मास m1 की बॉडी किस एंगल पे चलेगी, थीटा एंगल पे इधर, और मास m2 की बॉडी किधर चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, एंगल फाई। और अब जो कोलिजन से पहले ये रेस्ट में थी, लेकिन कोलिजन के बाद इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई, v2। कोलिजन से पहले मास m1 की वेलोसिटी u1 थी, अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1। जो ये थीटा है दोस्तों, इसका स्पेशल नाम होता है, इससे बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और इसका भी विशेष नाम होता है फाई का, इससे बोलते हैं एंगल ऑफ रिकॉइल, एंगल ऑफ रिकॉइल। तो ये 2 एंगल बन गया हमारे पास। तो फिर क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी मैंने बताया था, चाहे वो 1D की प्रॉब्लम हो, चाहे 2D की प्रॉब्लम हो, चाहे 3D की प्रॉब्लम हो, जब भी कोलिजन का केस आएगा हमेशा क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन लॉ। और ये जैसा कि इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें सारी चीज कंजर्व रहती हैं, बता चुका हूं मैं कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती हैं। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। तो फिर वही हमें तो मूल जो हमारा काम है उससे नहीं भटकना है। तो अप्लाई, अगर इस आर्टिकल को करना है तो अप्लाई क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या करेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये रेस्ट में है तो इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। और इधर कितनी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर निकालना क्या है। अब देखते हैं थोड़ा सा, नाउ अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। अब क्या लगाते हैं दोस्तों इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हमने क्या लगाना है इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन हमें पता है दोस्तों मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी रखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए देखते हैं, तो आपने पता है कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो x के अलोंग चलना, तो ऐसे तो लिख सकते नहीं m1 v1, या इधर लिख दें m2 v2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस वेक्टर को, देखो ये किसी एंगल थीटा का, इस वेक्टर को x के अलोंग भी तोड़ना पड़ेगा और y के अलोंग भी तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो मोमेंटम है वो दो डायरेक्शन में कंजर्व करना पड़ेगा, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग, सबसे पहले किधर लिखते हैं, अलोंग x एक्सिस के अलोंग। अब ये तो x एक्सिस पे ही चल रहा है कोलिजन से पहले, तो इसका कोलिजन से पहले मोमेंटम लिखना हो तो जल्दी से लिख देंगे m1 u1, और ये रेस्ट में है तो इसका तो जीरो होगा। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम x एक्सिस में कितना, m1 u1, दिस इज इक्वल टू कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद अब ये एक वेक्टर है तो x एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना होगा, देख लेते हैं। मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, और कंपोनेंट कितना, cos थीटा। v1 का कंपोनेंट क्या होगा इधर, v1 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin थीटा। बताया था अभी, जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हमेशा cos का होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों v1 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा sin का होगा। तो ऐसे ही यहां बना लेंगे, तो कितना बनाए, m1 v1 cos थीटा प्लस इसका कंपोनेंट देखते हैं, तो v2 भी फाई इसी से बना रहा, तो ये क्या बनेगा, cos फाई। तो यहां से क्या लिख देंगे, m2 v2 cos फाई। इक्वेशन आ गई, इसका नाम इक्वेशन 1 कह देंगे दोस्तों, इसका नाम इक्वेशन 2। अगेन अलोंग y एक्सिस, अब हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगाते हैं, y एक्सिस के अलोंग। तो क्या कोलिजन से पहले y एक्सिस पे कोई आदमी जा रहा, ये बॉडी ऊपर जा रही नहीं, ये तो किधर जा रही है, x एक्सिस पे। अगर ये x एक्सिस पे जा रही तो y कंपोनेंट इधर कोलिजन से पहले हमेशा क्या है, जीरो। तो इधर कोई मोमेंटम ही नहीं है क्योंकि कोई भी बॉडी y एक्सिस पे नहीं जा रही है। अगर y एक्सिस पे नहीं जा रही है तो मोमेंटम क्या है, जीरो कोलिजन से पहले। और कोलिजन के बाद इधर का मोमेंटम कितना, m1 v1, क्या कंपोनेंट है, sin थीटा, और इधर क्या है, माइनस, क्योंकि ये किधर पड़ रहा है कंपोनेंट v2 का, माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस कितना, m2 v2, कितना आ गया, sin फाई। तो यहां से ये इक्वेशन ऐसे भी सजा सकते हैं, m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर अलोंग y एक्सिस। तो ये बन गई इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गई दोस्तों ये, एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, और एक इक्वेशन बन गई ये। अब जरा फिगर पे विचार करते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है और ये इक्वेशन में क्या है। तो जरा देखते हैं, u1 जानते हैं, कोलिजन से पहले की स्पीड हमेशा पता होती है, u2 पता है, जीरो है, रेस्ट में है कोलिजन से पहले। क्या कोलिजन के बाद वेलोसिटी पता है v1, नहीं पता, तो ये निकालनी है। क्या हमें v2 पता है, नहीं पता, तो v2 भी निकालना है। क्या मुझे पता है कि को टकराने के बाद किस एंगल से स्प्रेड होंगी ऐसे, मुझे तो नहीं पता x एक्सिस से कैसे बनाएंगे, तो क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता, नहीं पता है, पता फाई ना फाई पता है। तो यानी कि कौन कौन किन के बारे में जानना है, एक तो v1, एक v2, एक थीटा, और तीसरा क्या है दोस्तों, फाई। हमें चार वेरिएबल हैं जिनका हमें पता करना है, और इक्वेशन कितनी है, 3। तो क्या हम इन्हें सोल्व कर पाएंगे, कुछ लोग कृष्णा वाले नोट्स में से ऐसे लिखते हैं, उसने ये इक्वेशन एक दूसरे की टर्म में सोल्व करके एक बड़ा 2 पेज का आर्टिकल बनाया है कृष्णा पब्लिकेशन में, लेकिन वो वैल्यू निकाल रहे हैं एक दूसरे वेरिएबल की, पर सोल्व नहीं कर सकते। उसने कभी नहीं लिखा कि मैं सोल्व कर लूंगा इस इक्वेशन को, उन्होंने क्या किया कि इसकी टर्म में इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसकी टर्म में इसकी वैल्यू। पर क्या हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं सोल्व कर सकते इस इक्वेशन को ऐसे। समझ में आ रही नहीं बात। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई ना कोई ऐसा हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमें ऐसी कुछ एक ट्रिक लानी पड़ेगी जिससे हमारे क्या बन जाए, या तो 4 इक्वेशन बन जाए, या ये हमारी प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाए। इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो 2D में यही दिक्कत आती है कि वेरिएबल 4 है और इक्वेशन 3 है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम इन 4 वेरिएबल के मान 3 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, ऐसा ही लिखेंगे। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को, इसे बोलते हैं लेबोरेटरी फ्रेम या एल फ्रेम। एल फ्रेम में यानी कि जो हम इसे लेबोरेटरी में देख रहे हैं,
तो लेबोरेटरी में ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, और लेबोरेटरी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे क्या कहेंगे, एल फ्रेम, यानी कि एल फ्रेम में इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 है और वेरिएबल 4 है, तो ये इक्वेशन इस फ्रेम में यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम में डिस्कस करना संभव नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम स्पेशली किस पे डिस्कस करना चाहते हैं, अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरे फ्रेम में डिस्कस करते हैं और उसका नाम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को कहां ले जाएंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ले जाएंगे, और वहां पे इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 v2 जानने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है दोस्तों, चीजें बहुत, जो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हमें दिख रही है वो बहुत इजी हो जाएगी और इजीली हम सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। हम फाइनल वेलोसिटी भी डिस्कस कर पाएंगे, हम ये u1 u2 सब डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोस्तों एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें हमेशा मोमेंटम जीरो होता है, यानी कि अगर दो बॉडी है, ये मास m1 की है और ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, और ये मास m2 की वेलोसिटी है और ये u2 वेलोसिटी से चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में इनका यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। जो ये सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इस पे बैठ जाऊं तो जो ये फ्रेम यहाँ हम एडजस्ट करेंगे COM पर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे, ये कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए कोलिजन को, अभी तो हम अपने घर पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि लैब में ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब मैंने क्या किया, इन दो बॉडीज जो ये आपस में टकराने आ रही, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया। जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि दो बॉडी अगर चल रही हो तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ही रहेगा। अगर जोन सी भी हैवी बॉडी होगी उसके आसपास रहेगा। अगर ये हैवी बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाएगा, अगर ये हैवी है तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाएगा। तो लेकिन रहेगा कहीं उन दो बॉडी के टकराने वाली लाइन के बीच में, ये पक्का है। तो अगर इस सेंटर ऑफ मास से मैं कोई भी फ्रेम अटैच कर दूं तो उस फ्रेम को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एक खासियत होती है कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये बोलने की बात है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो। टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो। ये कहीं नोट करके लिख लेना, ऑलवेज जीरो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर मोमेंटम जीरो है, ऐसा तो मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता है। अगर इसका P1 है और इसका P2 है तो ये कह रहा है कि P1 प्लस P2 इन दोनों का वेक्टर सम हमेशा कैसा होना चाहिए, जीरो। तो ये कैसा हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि बॉडी हमेशा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इस बॉडी को देखूंगा, वो आगे जब तेज दिखेगी वो मुझे अपनी तरफ, क्योंकि मैं उसके रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा हूँ। देखो सपोज करो ये पेड़ है, हम आगे जा रहे हैं तो पेड़ किधर जाते हुए दिखाई दे, पीछे की ओर। समझ में आ रही है ना? तो सेंटर ऑफ मास पे अगर इस बॉडी को देखूंगा तो ये इधर, इस बॉडी को देखूंगा तो ये इधर, और फिर दोनों का, इसका P1 और इसका P2, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये है, इससे भी पता लग सकता है, या P1 इक्वल टू, ज्यादा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, माइनस ऑफ P2, यानी कि इसका मोमेंटम हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये इधर जा रही है तो इसका मतलब ये बॉडी हमेशा इधर आएगी, तभी तो माइनस बन सकता है। यानी कि U2 इस डायरेक्शन की बजाय किधर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इधर होना चाहिए। यही तो कह रहा है, क्योंकि अगर ऑलवेज जीरो है, इसका दूसरा नाम जीरो मोमेंटम फ्रेम भी है। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम जीरो है और इस बॉडी का मोमेंटम जो आपस में टकराने वाली है, एक का P1 हो और एक का P2 हो, तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक कंडीशन बनती है दोस्तों, P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2। तो ये माइनस P2 है। माइनस P2 होने का मतलब है कि U2 कभी भी, यानी कि इस डायरेक्शन में नहीं होगी, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो बॉडी, ये मास m1 की है और ये मास m2 की है, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट सेंटर ऑफ मास की तरफ आती हुई दिखाई देंगी हमेशा। पहली सिचुएशन अगर दिमाग में क्लियर है तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और टकराने के बाद भी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, अब ये टकरा गए आपस में, तो टकराने के बाद भी हमें क्या होंगी, ये बॉडी एक दूसरे के अपोजिट जाती हुई दिखाई देगी। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर जा रही है तो ये भी इधर जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मोमेंटम हमेशा क्या रहना है, जीरो। और मोमेंटम तभी हो सकता है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको, इक्वल अपोजिट वाली। तो हमेशा याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यानी कि जब भी आप सेंटर ऑफ मास को अपना फ्रेम बनाओगे, उस पर बैठ के कोलिजन की घटना को ऑब्जर्व करोगे,
तो वहाँ हमेशा मोमेंटम को जीरो रखोगे और बॉडी की सिचुएशन इस तरीके से रखेंगे कि वे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलती हुई दिखाई दे। तो लैब फ्रेम में, अगर लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास लिखना हो, अब दोस्तों यहाँ चलते हैं। अब मुझे बताइए तो सेंटर ऑफ मास की बात होगी। अब थोड़ा सा इस चित्र पे, इस फिगर पे डिस्कस करते हैं, ये फिगर में है क्या। अभी तो हमने पता लगाया इस फिगर से, इस फिगर का इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिकल में, ये करके दिखाना है। यूनिवर्सिटी में कई बार आया, ये करके दिखाना है। इस फिगर का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये पता लगा कि इस फिगर से इक्वेशन 3 मिलती हैं और वेरिएबल 4 है। तो हम इस प्रॉब्लम को हम लैब फ्रेम में डिस्कस नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो वैल्यू जो है वो एक दूसरे की टर्म में निकालनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर हम चारों के चारों वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस जो लैब फ्रेम है, अब ये दो बॉडी है इसमें भी, देखो एक ये, तो इनका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास तो होगा कहीं ना कहीं। और आपने पता कि जब ये इधर जा रही है तो सेंटर ऑफ मास इसे किधर चलता हुआ दिखाई देगा, पीछे की ओर। मैं भाग रहा तो दीवार किधर जा रही, पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास की भी कुछ ना कुछ, अगर इससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑब्जर्व करूं तो हमेशा सेंटर ऑफ मास भी किसी न किसी वेलोसिटी से चलता रहता है, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वीसीएम। आपने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में दिखा। तो वीसीएम क्या, कैसे लिखते हैं वीसीएम को, हम लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। एक बार रिवीजन कर देते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ u2 0 है, तो u2 0 है तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ये रहेगी एल फ्रेम में, रहेगी या नहीं। और कोलिजन के बाद, क्योंकि कोलिजन के बाद अब वीसीएम कहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा बीच में, तो होगा तो क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन कितना m1 प्लस m2। कहीं ना कहीं दो पार्टिकल पे ये चल रहे हैं तो इनके बीच में कहीं ना यहाँ सेंटर ऑफ मास रहेगा ही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की भी थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी है जब तक मैं इस प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करूंगा। तो अब हम जो करना चाह रहे हैं वो 2D कोलिजन को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। जो बेसिक बातें मुझे बतानी थी सेंटर ऑफ मास के बारे में वो हो चुकी हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है दोस्तों, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंसीडर, मुझे पता है क्या करिए, नाउ वी डिस्कस, ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम या 2D कोलिजन इन सी फ्रेम, इसे कहेंगे सी फ्रेम और इसे कहेंगे दोस्तों एल फ्रेम। तो सी फ्रेम का मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तब ये कैसे दिखेगा, मुझे पता है कि सपोज करो ये मास m1 है, तो सेंटर ऑफ मास, यहाँ वेलोसिटी u1 थी, अब इसकी सेंटर ऑफ मास पे बैठने से इसकी वेलोसिटी सपोज करो u1cu, मैंने ऐसे सफिक्स में ये u1 है और यहाँ पे u1c लिख दिया, अब दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है u1c। और ये दूसरा, ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, और ये इधर जो वेलोसिटी, ये दूसरा पार्टिकल है m2, क्योंकि मुझे इसे इधर चलाना ही पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी मोमेंटम कहीं ना कहीं जीरो रहेगा। तो ये सपोज करो अब जो इसकी वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में u2c है, क्योंकि अब ये भी चल रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अगर सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा तो उसके कंपैरिजन में ये भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दोस्तों वो vcm है, हमें पता है, क्योंकि अब मुझे यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी। अगर एक बात आप सोचें, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, मुझे पता है अर्थ मूव कर रही है, अगर मैं अर्थ पे बैठ जाऊं तो अर्थ मुझे किस में चमकती है, रेस्ट में। तो जब हम यहाँ फ्रेम लगाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है, यानी कि जो COM है, जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है जिसमें बैठा हूं मैं रेस्ट में हूं, और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मुझे लैब फ्रेम से पता है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vcm। तो ये सेंटर ऑफ मास भी किसी न किसी वेलोसिटी किससे चल रहा होगा, vcm से। तो अब मुझे ये सिचुएशन कब है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये फिर किसी न किसी वेलोसिटी से जाएंगे, तो ये टकरा के ये सेंटर ऑफ मास है, मैं फिर लिख देता हूं। अब ये ऐसे जाएंगे कहीं ना कहीं, ये मास m1 का पार्टिकल, सॉरी m2 का पार्टिकल ये किससे चला गया, सपोज करो इसकी v2c है, और इधर कौन रिकॉइल हो गए
मास m1 का पार्टिकल या m2 का पार्टिकल जो भी लिखना, जिसे क्योंकि ये एंगल ऑफ थीटा मुझे बनाना है तो दोस्तों इसे m1 मान लो। ये m1 का पार्टिकल है v1c और ये किसका है, ये m2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2c। लैब फ्रेम में कितनी थी v1 और v2 कोलिजन के बाद इनकी, और ये सपोज करो वो एक्सिस है तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। जो कि तो हमें देखना है, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हमें सिचुएशन कंसीडर करनी है और हमारा टारगेट, अब सेंटर ऑफ मास मुझे लैब फ्रेम में तो पता है इसकी वेलोसिटी u1 है, पर इस फ्रेम में बिल्कुल नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता और फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता। तो यहाँ दोस्तों हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है। लेकिन वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, एक बात पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एल फ्रेम, मुझे एक बात पता है कि एल फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी VCM, और VCM कितना, अगर बिफोर कोलिजन बात करूं तो बिफोर कोलिजन कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन कितना m1 प्लस m2। मुझे पता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, दो मास हैं और उनका वेग v1 u1 u2 है तो वेलोसिटी है, बट आपने पता है u2 0 है तो u2 0 है, बट लिख सकते हैं बट m2 इज एट रेस्ट, वहां एल फ्रेम में क्या है रेस्ट में है तो u2 कितना 0, तो VCM कितना बन गया दोस्तों, यहां से देखो कितनी आसान प्रॉब्लम हो जाएगी, m1 u1 बटे m1 प्लस m2। अगर मैं इसे भी हटा दूं क्योंकि सभी एक लाइन, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो आप लगा सकते हैं वेक्टर भी, चलो लगा देते हैं सारा, क्योंकि 2D है, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। चलो वेक्टर क्वांटिटी बना दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये VCM आ गया, अब मुझे VCM पता है, फिर वही, अब हमें VCM को इक्वेशन नंबर जहां से 3, जिसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये कोलिजन से पहले एल फ्रेम में हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है जिस पर हम अब बैठ गए हैं, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का, और उस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब मैं इसकी वेलोसिटी देख रहा हूँ जो खुद VCM से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी मुझे क्या दिखती है u1c। तो सेंटर ऑफ मास ये पहले u1 से चला आ रहा था। देखो यहाँ अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, अगर क्लियरिटी से समझोगे बच्चों तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि मुझे अब पहले सेंटर ऑफ मास पर हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो मुझे अपने जब ये मैं इसे सामने से देख रहा था मैं तो वेलोसिटी u1, लेकिन अब मैं एक ऐसे फ्रेम में बैठ लिया जो खुद VCM से चल रहा, और वो किसे देख रहा, मुझे पता है ये u1 से जाना, तो जो VCM वाला था इसे ऐसे समझो, बहुत आसान एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे ये कार है, ये कौन है, कार A, और ये चल रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक दूसरी कार है दोस्तों, ये B कार है, और ये चल रही है इधर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। इसे आप ऐसे समझो, अगर ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है व्यक्ति जिसके सामने से ये कार जा रही है, इससे पूछो कि भाई ये कार कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो ये कहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। ऐसे ही ये व्यक्ति यहाँ खड़ा ग्राउंड पे जहां से ये कार आ रही, इससे पूछो जो ग्राउंड पे खड़ा, ये कार कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो ये कहेगा कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। समझ में आ रही बात। अब एक व्यक्ति इस कार में बैठ लिया, ये कोई व्यक्ति है B कार में बैठ लिया, अब उससे ये कार की वेलोसिटी पूछो, वो क्योंकि वो खुद 40 से चल रहा है और ये कितने से आ रहा है 20, तो इसे कितना होगा, मुझे क्या निकालना, कार A की वेलोसिटी निकालनी, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि अब ये केस हो जाएगा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, और इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, VA माइनस VB, आपने पता है, तो VAB इज इक्वल टू, VA कितना है, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं तो VA कितना है 20, देखो है या नहीं, और ये इधर कितना माइनस, ये किधर से जा रहा है -40, तो ये कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ग्राउंड के मुझे क्या निकालनी, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि ग्राउंड का आदमी जिसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो ये क्या हो रहा है, इसे 40
और 40 से ये इधर आ रहा है, तो इसे वास्तव में ये कार एक कार पी को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई चमकेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जरा यहाँ सोचो, ये है सेंटर ऑफ मास, ये आदमी कौन है, सेंटर ऑफ मास, और एक ये मास का पार्टिकल है जो उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, पहले u1 से, अब कितनी होगी u1c, और ये चल तो रहा u1 से रियलिटी में, पर इसे कितने से दिखेगा, वो कितनी है u1c, ये खुद कितने से जा रहा देखें तो vcm, ये आदमी खुद vcm वेलोसिटी से चल रहा है, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है vcm, और जो ये आदमी है m1 वो उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से रहा रियल में u1 से, तो ये u1 से आ रहा, तो और इसे दिख कितनी रही, क्योंकि इसे तो कुछ और चमकेगी, अगर ग्राउंड पे मैं खड़ा तो मैं कह रहा इसकी वेलोसिटी u1 है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा वो कह रहा नहीं u1c है, कितनी है u1c, तो u1c क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसे क्या लिख देंगे u1 माइनस vcm, जैसे यहां लिखा था। अब आया होगा समझ में, वास्तव में u1c है क्या, u1c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और वन की वेलोसिटी कितनी दिख रही, अगर मैं यहां से देख रहा तो मुझे u1, लेकिन सेंटर ऑफ मास से बैठ कर देख रहा जो खुद vcm से चल रहा है उसे कितनी u1c, तो u1c वास्तव में होगी कितनी u1 माइनस vcm, और vcm क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो मुझे लगा अब रिलेटिव कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ये अगर समझ में आ गया फिर वेलोसिटी फिर तो कुछ है नहीं, अब खत्म हो गया इसका समझाना। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा दोस्तों थोड़ा सा भी, तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए, मैं इस टॉपिक को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा एक नई वीडियो में। तो अगर आपको ये टॉपिक यहाँ से समझ नहीं आया किस तरीके से ये u1c और vcm है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से लगा के इस वीडियो को देखोगे। ध्यान से देखना है, बहुत धीरे धीरे इस वीडियो को सुनना है दोस्तों, और अगर नहीं भी फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया होगा, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। सो द वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम। तो क्या लिखेंगे, पहले u1c, और u1c का मतलब u1 माइनस vcm, और दूसरे पार्टिकल की क्या है u2c, ये कितना होगा u2 माइनस vcm। मुझे लगा अब समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये इधर चलता हुआ दिखाई देगा, तो दोनों की वेलोसिटी u1 u2। व्हाट इज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वन या बॉडी वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लैब फ्रेम में कितनी है u1, और ये पार्टिकल लैब फ्रेम में कितना रेस्ट में, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी 0 है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी, भले u2 को 0 रख लें, बट हमें पता है u2 0 है, तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा माइनस vcm, यानी कि माइनस vcm का मतलब है कि वो आदमी रेस्ट में है पर vcm चल रहा, तो vcm को वो आदमी किधर देखेगा, जैसे बोर्ड रेस्ट में और मैं आगे भाग रहा हूँ तो ये बोर्ड पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सेट हो रहा है। अब vcm चल रहा है, अब vcm आगे जा रहा है तो उसका वो क्या देखेगा, अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, रेस्ट वाला भी किधर दिखाई देगा, अपनी तरफ आता, मैं आगे जा रहा तो वो मेरे पास आ रहा है नहीं, तो जो व्यक्ति है उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास में, जब सेंटर ऑफ मास पे बैठते हैं तो सेंटर ऑफ मास में दोनों बॉडी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हुई दिखाई देती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ से चाहो तो इनकी वैल्यू vcm की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, जैसे फ्रॉम 4, इसका नाम रख लो आप 5, इसका नाम रख लो इक्वेशन 6, और अब लिखो फ्रॉम 4 से u1c की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज u1c, तो u1 माइनस vcm कितना m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 u1 कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो जरा क्या मिलेगा, तो u1c यहां लिख देता हूं दोस्तों, तो u1c कितना, देखो यहां से, तो इसे लिखूंगा मैं m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो u1c कितना है m2
u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहली इनिशियल वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 7 और लिख देंगे रिटर्न दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये चमकेगी। पहले कितनी चमक रही थी? केवल u1। अब वास्तव में सेंटर ऑफ मास पे बैठने से देखने पे इसकी वेलोसिटी कितनी चमक रही है? u1c। u1c हो गया। नाउ फ्रॉम 6 u2c दिस इज इक्वल टू कितना? u2 माइनस bcm। बट आपने पता है u2 लैप फ्रेम में कितना? 0। सो u2c इज इक्वल टू माइनस bcm और माइनस bcm u2c इज इक्वल टू कितना? माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा अपोजिट है या नहीं? माइनस साइन यही बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अपोजिट रहेगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा तो वो पार्टिकल मेरे पास आता हुआ दिखाई दे। तो u2c मुझे लगे समझ में आ गया आपके, ये भी u1। तो ये क्या आ गई? इक्वेशन 7 और 8 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी देखते हैं, यानी कि v1c। अब मैं इजीली से हटा सकता हूं दोस्तों यहां से, उम्मीद है। नाउ द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अब जरा आफ्टर द कोलिजन की वेलोसिटी मुझे देखनी है। तो वेलोसिटी, नाउ द वेलोसिटी सेम वही आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले अगर मुझे एल फ्रेम में देखनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 और इसकी वेलोसिटी v2। तो कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या लिखेंगे? देखो यहां से इसे क्या लिखूं? v1c और v1c को क्या लिखेंगे? v1 माइनस bcm और फिर क्या लिखूं? v2c दिस इज इक्वल टू v2 माइनस bcm। सिंपल सिंपल। यहां से v1c इसका नाम रख दो आप 8, ये 9 होगी और ये इक्वेशन 10। तो वैल्यू निकालनी हो तो फ्रॉम 9 v1c इज इक्वल टू v1 माइनस, अब vcm कितना होगा बाद में? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। क्यों? क्योंकि यहाँ v2 जीरो नहीं है, वहां जीरो था तो इसलिए मैंने जीरो करके रख दिया था। अब जीरो नहीं है v2, ना उसमें है ना इसमें। तो यहां से देख लेंगे तो क्या बनेगा ये? मैं ये लिख देता हूँ v1c इज इक्वल टू, देखो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन कितना? m1 प्लस m2। तो ये कैंसिल हो गया m1 v1 से। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? m2। तो ये आएगा v1 माइनस v2। तो दोस्तों मैं जरा थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, मुझे इसका कोई काम नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा। तो यहाँ से v1c मैं लिख देता हूँ, v1c इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों? यहाँ से मैंने m2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन 9, 10, 11 हो गए। अगेन अगर आपने ये निकालना हो v2c, अगेन v2c, नाउ फ्रॉम 10 इक्वेशन 10 से कर सकते हैं आप, कुछ भी रहा आर्टिकल, छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये तो आप करते ही रहते हो। तो v2c इज इक्वल टू कितना? v2 माइनस और vcm क्या? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो v2c कितना दोस्तों? m1 v2 प्लस m2 v2, ये मिलेगा दोनों v2 v2 है, माइनस m1 v1 प्लस प्लस की बजाय फिर क्या हो जाएगा? माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 v2 देखो ये m2 v2 से m2 v2 कैंसिल, तो v2c कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ से ये m1 v2 माइनस v1 अपॉन कितना? m1 प्लस, तो v2c भी आ गया।
अगर v1 माइनस v2 करना हो तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, उससे पता लगेगा कि v1c हमेशा किसके इक्वल है, v2c के इक्वली अपोजिट है, सॉरी इक्वल नहीं है बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या है 12, और ये दोनों क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जहाँ यहाँ निकाल नहीं पा रहे थे हम एल फ्रेम में, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इजिली आ जाती है। एक टॉपिक और कर सकते हैं, मोमेंटम भी निकाल सकते हैं बिफोर और आफ्टर द कोलिजन, निकाल सकते हैं ना। तो कोलिजन और कैसे लिखते हैं, कोलिजन का पता कर लेते हैं कैसा रहता है, तो तीनों करके आप छोड़ सकते हो। वेलोसिटी पूछेगा तो आर्टिकल कोई नहीं करके छोड़ सकते हो, मैं सारा करा देता हूँ। मोमेंटम पूछेगा, मोमेंटम देखो, द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन इन सी फ्रेम। तो सी फ्रेम में क्या होगा दोस्तों, इसे लिख दूं मैं P1, चलो इसे हम P लिख देते हैं, P1 पहली बॉडी के लिए, तो कितना होगा m1 इंटू u1c। भाई किस वेलोसिटी से जा रही थी, m1 मास m1, वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में u1c, एंड दिस इज इक्वल टू m1। और u1c कितना आया था दोस्तों, आपने देखा था u1c था हमारा m2u1 अपॉन m1 प्लस, और दूसरा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना बनेगा m2u2c, दिस इज इक्वल टू m2 माइनस इंटू m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देख रहे हैं ये दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल और अपोजिट आ गए या नहीं। तो यहां से लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोलिजन से पहले भी मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट। तो इसका मतलब ये कैसा है, जीरो मोमेंटम फ्रेम है। इस बात से प्रूफ हो गया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है, जीरो, इक्वल और अपोजिट है। देखो वैल्यू अलग अलग दिख रही सर, लेकिन मोमेंटम अब भी कितना है, टोटल मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो, यानी कि मोमेंटम जो है इक्वल और अपोजिट है। दूसरा बाद में भी निकाल सकते हैं आप, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखना हो दोस्तों, पहला मोमेंटम P1 लिख दूं यहाँ पे, P आफ्टर या P इनिशियल जो भी, P आफ्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 मास m1 और वेलोसिटी कितनी v1c। तो मास कितना m1 एज इट इज, और ये वेलोसिटी कितनी आई थी, मैं इसे लिख देता हूँ इनटू करके, v1c कितना m2 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस, मुझे P1 मिल गया, ऐसे में P2 लिख सकता हूँ दूसरा। तो ये कितना मिलेगा m1 v2c, और ये क्या मिलेगा m2 इंटू m1 v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से मुझे क्या करना, देखो दोनों की वैल्यू इक्वल है, अगर v1 करना पड़ेगा, और मैं यहाँ थोड़ा सा और लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ P2 इज इक्वल टू कितना माइनस, इसे मैं माइनस कर रहा हूँ, और ये मिलेगा m1 m2 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देख रहे हैं ये P2 है, तो P2 और P1 का मैग्नीट्यूड अब भी सेम, कोलिजन के बाद भी क्या है दोस्तों, सेम है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से भी P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2। तो चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप कोलिजन से पहले देखो चाहे कोलिजन के बाद देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल और अपोजिट रहेगा या जीरो रहेगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम का नाम है जीरो मोमेंटम फ्रेम। तो दोस्तों उम्मीद है ये 2D आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर कोलिजन जो है वो कम्प्लीटली, इस वीडियो में जितनी भी वीडियो कोलिजन की है कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है। अब कोलिजन में हम जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से भी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। और दोस्तों अगर इस टॉपिक में कुछ भी क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।